जय हिंद बच्चों, चलिए शुरू करते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट से, पार्श्विक विस्थापन से। तो जैसा कि हम आपको बताए थे कल फिगर से कि किसी कांच की सिल्ली में जब प्रकाश की किरणें तिरछी आती है और अपवर्तन के बाद वह जो निर्गत किरण निकलता है वह आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को ही पार्श्विक विस्थापन या लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। आपको समझा चुके थे, सिर्फ लिखाना बाकी था, लिख लीजिए। The perpendicular distance between the incident ray and the emergent ray is called lateral displacement। हिंदी वाले लिखिएगा। पार्श्विक विस्थापन आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। ये एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट रखिएगा टॉपिक को। 2 नंबर में आपका आ सकता है पार्श्विक विस्थापन क्या है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है। अब हम आपको बताए थे कि प्रकाश की किरणें जब लंबवत किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अब अपवर्तित नहीं होती है। यदि प्रकाश की किरण 2 माध्यमों को अलग करने वाले सतह पर लंबवत होते हुए आती है और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तब कोई अपवर्तन की घटना नहीं होती है। कहने का मतलब है उसका जो चेंज इन डायरेक्शन है वह 0 होता है, कुछ अपवर्तन नहीं होगा, दिशा नहीं बदलेगा। जैसे मान लीजिए यह है माध्यम 1, यह माध्यम 2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ν1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ν2 और ν1 इज ग्रेटर देन ν2 इज ग्रेटर देन ν1 रख लेते हैं। तब जो ये प्रकाश का किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो बिना विचलित हुए ये सीधे निकल जाएगा। अब सवाल आता है ऐसा क्यों होता है, इस कंडीशन का हमको कारण चाहिए। तो हम आपको बताए थे प्रकाश का अपवर्तन होता है किस कारण से, स्पीड ऑफ लाइट के चेंज होने से। आपको बताए थे पर अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। चूँकि यह ऑप्टिकली रेयर है तो इसमें स्पीड ऑफ लाइट थोड़ा ज़्यादा होगा और इसके कंपैरिजन में यह ऑप्टिकली डेंसर है तो इसमें स्पीड कम हो जाएगा। अब प्रकाश की किरण जब तिरछा आता है तो इसका साइड वाला भाग पहले सतह से टकराता है, जिससे इसका साइड वाला भाग का स्पीड कम होता है और यह वाला भाग का स्पीड उतना ही रहता है, जिस कारण से यह ऐसे मुड़ जाता है। लेकिन यदि हम लंबवत लाए
तो दूसरे माध्यम में प्रवेश करते साथ ही इसका स्पीड तो कम हो जाएगा, लेकिन चूंकि इसका दोनों सिरा एक साथ प्रवेश कर रहा है इसीलिए इसमें कोई विचलन नहीं होगा। गाड़ी अगर सीधे टक्कर लगे तो वह स्पीड धीमा तो हो जाएगा लेकिन आगे पीछे किधरों मुड़ेगा नहीं। तो इसी कारण से यदि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, और माध्यम जब अगर अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला है, जब प्रवेश करता है तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाता है। दूसरा कंडीशन है कि यदि प्रकाश की किरण दो समान अपवर्तनांक वाले माध्यमों में प्रवेश करता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, यहाँ कंडीशन क्या है, μ1 = μ2, यानी दोनों का ऑप्टिकल डेंसिटी सेम है, तब क्या होगा कि प्रकाश तब भी तिरछा आए या सीधा आए, कैसो आए, वह जिस रास्ते से आ रहा है उसी डायरेक्शन में अपवर्तित बिना हुए सीधे निकल जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है, मान लीजिए इसमें x किलोमीटर प्रति सेकंड है स्पीड, तो चूंकि दोनों का ऑप्टिकल डेंसिटी सेम है इसी कारण से स्पीड तो लाइट का चेंज होगा ही नहीं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, चूंकि ऑप्टिकल डेंसिटी दोनों का सेम है इसलिए स्पीड सेम रहेगा। जब स्पीड सेम है तो तिरछा आए या सीधा आए या कैसो आए आपका कोई विचलन नहीं होगा, डेविएशन 0 होगा। तो इस चीज को अब पहले लिख लेते हैं। इफ ray of light enters into one medium to other perpendicularly, then it doesn't bend। पहले हिंदी लिखने दीजिए। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में लंबवत प्रवेश करती है तब यह बिना दिशा बदले सीधी निकल जाती है। अब फिगर आप बना लीजिए। मीडियम 1 है, मीडियम 2 है, μ1 μ2 दे दीजिए। यहाँ पर कंडीशन दे दीजिए μ1 डज नॉट इक्वल टू μ2। बस रहने दीजिए, नोट करिए। दूसरा पॉइंट भी लिख लीजिए। इफ रे ऑफ लाइट enters into one medium to another of same
RI then it does not bend. जब प्रकाश किरण समान अपवर्तनांक वाले एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब यह भी बिना दिशा बदले सीधा निकल जाता है। जो सीधी निकल जाती है। जब प्रकाश किरण समान अपवर्तनांक वाले एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब यह भी बिना दिशा बदले सीधी निकल जाती है। तो आप इसका ऐसे भी फिगर बना सकते हैं, लंबवत भी दिखा सकते हैं और ऑब्लिकली भी डालिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पे कंडीशन बदल जाएगा, ν1 इक्वल टू ν2 रहेगा तब प्रकाश किरण आप लंबवत डालिए या ऐसे डालिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, वह सीधा निकल जाएगा। नोट करिए इसको। अब अपवर्तन के कुछ केस लेते हैं। यह केस तो आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन हम आपको बताए थे रेनबो के फॉर्मेशन सब में इस कॉन्सेप्ट का यूज होता है, तो आप जान लीजिए। होता क्या है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, जब दोनों का ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग हो तब का बात कर रहे हैं, और जब वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाए तब कुछ कोण के बाद यदि आप इसका आपतन कोण को बढ़ाते जाएं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाएं, तब एक ऐसा पार्टिकुलर कंडीशन आता है जब अपवर्तन कोण का मान यानी जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है 190 डिग्री हो जाता है। यहाँ पे पहले आप नॉर्मल दीजिए, तब यह यहाँ से सतह को छूते हुए निकल जाएगा, अपवर्तन होगा। यानी जो माध्यम का अलग करने वाली जो सतह होती है, जो बाउंड्री है, उसको छूते हुए किरण निकल जाता है। समझिएगा बात को। ये बनाए एक माध्यम दूसरा माध्यम, ठीक है। और यह है डेंसर, ν2 इज ग्रेटर देन ν1। यह है ν2, यह है ν1, और ν2 से ν1 में गया, ऐसे नॉर्मल डालिए तो मान लीजिए ये ऐसा अपवर्तन हुआ, ठीक है। अब देखिए दूसरा कंडीशन देखिएगा, फिर से बनाते हैं। ये 2 है, ये 1 है, ये ν1 है, ये ν2 है। अब फिर से वही कंडीशन है सेम, ν1 इज स्मॉलर देन ν2 या ν2 इज ग्रेटर देन ν1। फिर से देखिए, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लीजिए यहाँ पे I है, तो I से कुछ ज़्यादा बढ़ाते हैं तो और इसको तिरछा लाते हैं, और तिरछा लाएं। अब यहाँ पे नॉर्मल डालिए तो होगा क्या, या और थोड़ा सा अपने रास्ते से और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, और ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए थीटा एंगल है जो ग्रेटर देन है I के, तो यह हो गया एंगल ऑफ आपका रिफ्रैक्शन। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, हम फिर से रिफ्रैक्शन करा रहे हैं।
डेंसर टू रेयर मीडियम में, या न्यू2 है या न्यू1 है, फिर से वही कंडीशन है न्यू2 ग्रेटर देन न्यू1। अब फिर से एक रे ऑफ लाइट डेंसर टू रेयर मीडियम में गए, इस बार और बढ़ाते हैं, नॉर्मल दीजिए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, तब क्या होगा, यह जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है यह 90 डिग्री हो जाएगा। नॉर्मल से एंगल जब नापिएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा इक्वल टू आर। और किरण क्या होगा, 90 डिग्री होने का मतलब है जो बाउंड्री है जो दो माध्यमों को अलग कर रही है उससे होकर किरण गुजर जाएगा, अपवर्तित हो जाएगा। तो इस एंगल को कहते हैं क्रांतिक कोण या क्रिटिकल एंगल। कौन एंगल को, एंगल ऑफ इंसिडेंस को, वैसा एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम के लिए जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है, उसी को कहते हैं क्रिटिकल एंगल या क्रांतिक कोण। इस चीज को लिख लीजिए। ये फिगर इधर रहने देते हैं, नीचे लिख लेते हैं। क्रिटिकल एंगल the angle of incidence in denser medium for which angle of refraction becomes 90 degree is called critical angle। क्रांतिक कोण इन डेंसर मीडियम सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है। क्रांतिक कोण कहलाता है। इसका फिगर ये है, बना लीजिएगा। न्यू2 ग्रेटर देन न्यू1 का अर्थ क्या है, यह डेंसर मीडियम है, यह रेयर मीडियम है, यानी ये सघन माध्यम है, यह विरल माध्यम है। नोट कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव में आपका ये सब टॉपिक से पूछ सकता है, इसीलिए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते जा रहे हैं। अब एक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इस चीज को भी समझ लीजिए। सब कंडीशन वही रहेगा, आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को और थोड़ा बढ़ा दीजिए, तब देखिए क्या होगा। जब आप और एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा दिए, यानी क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप कर दीजिएगा डेंसर मीडियम में, बात को गौर करिएगा, डेंसर मीडियम में हम बोल रहे हैं, तब क्या होता है, यह जो किरण है
यह उसी माध्यम में रिफ्लेक्ट हो जाता है और फिर वह परावर्तन का नियम का पालन करने लगता है। इसी को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा और बढ़ा दीजिएगा तब क्या होगा, यह उसी माध्यम पे लौट जाएगा। बात को समझिएगा, जब एंगल छोटा था अपवर्तन छोटा हो रहा था, एंगल बढ़ाए अपवर्तन बढ़ा, बढ़ाते गए बढ़ता गया। एक कंडीशन आया क्रिटिकल एंगल जिसके लिए क्या हो रहा था, 90 डिग्री बन रहा था। अब क्रिटिकल एंगल से जब ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस को कर दीजिएगा तब यह 90 डिग्री से भी बढ़ जाएगा और उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। और उस माध्यम में जब वापस लौटता है तब प्रकाश का पूर्ण परावर्तन होता है। परावर्तन, बात को गौर करिएगा, ये अब अपवर्तन नहीं रहा, ये अब परावर्तन हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो लिख लीजिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। When a ray of light passing from denser to rarer medium and medium when angle of incidence is greater than critical angle then light bounce back in the सेम मीडियम। इसको इफ ही रहने दीजिए। इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल देन लाइट बाउंस बैक इन द सेम मीडियम एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड TTR, टोटल, माफ कीजिएगा, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। प्रकाश का पूर्ण परावर्तन। जब प्रकाश की किरणें या जब प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है यदि यहीं पे लिख दीजिए यदि नहीं, और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से
अधिक हो जाता है तब प्रकाश उसी ने दीजिए, आप दे दीजिए सघन, तब प्रकाश सघन माध्यम में वापस परावर्तित हो जाता है। और इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक, यहाँ पे छूट गया है, आंतरिक पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। नोट करिए, ये फिगर बना लीजिए। अब थोड़ा सा फिगर से समझ लीजिए। वन टू, न्यू वन, न्यू टू ग्रेटर देन न्यू वन, वन टू, न्यू वन, न्यू टू ग्रेटर देन न्यू वन, वन टू, न्यू वन, न्यू टू ग्रेटर देन न्यू वन, वन टू, न्यू वन, न्यू टू ग्रेटर देन न्यू वन। यहाँ पे लंब दे दिए, ये हो गया आपका एंगल I1 और ये हो गया आपका R1 एंगल। कोई दिक्कत है तो बताइए। देखिएगा, थोड़ा सा एंगल I1 को बढ़ाते हैं तो यह इस प्रकार से परावर्तित हो गया। फिर से देखिए, थोड़ा और बढ़ाते हैं तो यह प्रकाश का जो माध्यम है, जो वो माध्यम है जो दोनों माध्यमों को, सरफेस जो दोनों माध्यमों को अलग करता है, उससे होकर गुजर गया। अब और थोड़ा एंगल बढ़ा देते हैं तो यह उसी माध्यम में परावर्तित हो जाता है। अब बस नॉर्मल सब जगह बना दीजिए, एन, यहाँ पे एंगल दे दीजिए I2, ये हो गया R2। यहाँ पे है कंडीशन I2 ग्रेटर देन I1। यहाँ पे एंगल दे दीजिए आप,
थोड़ा सा इसको और तिरछा करते हैं। ये एंगल हो गया आपका I3 और I3 ग्रेटर देन है I2 और ये बन गया R = 90 डिग्री, R3 = 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे भी नॉर्मल दीजिए, यह हो गया I, यह हो गया R4 I4। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका जो I4 है ये सिर्फ कंडीशन फॉलो करेगा, I3 से ज़्यादा है, और फिर उसके बाद I4 = हो गया R4। क्यों? क्योंकि ये प्रकाश का परावर्तन का पालन कर रहा है। या फिगर को आप बना लीजिए चारों कंडीशन को। अब थोड़ा एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेते हैं इस पर आधारित और देखते हैं कैसे उसको बनाया जाता है। A ray of light traveling in air enters obliquely into water। ठीक है। Does the right ray bend toward the normal or away from the normal? हुआ, जब प्रकाश का किरण हवा से पानी में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब की ओर झुकेगा या अभिलंब से दूर हो जाएगा। कारण बताना है क्यों। तो हम जानते हैं जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाता है तब यह नॉर्मल के डायरेक्शन में बेंट होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए जो आपका रे है वह अभिलंब की ओर झुक जाएगा। आंसर लिख लीजिएगा। We know that, पहले ये लिखिए, since refractive index of water is कितना होता है 1.33 and RI of air कितना होता है 1.0003। आप सिर्फ 1 भी लिख सकते हैं। Since refractive index of water is 1.33 and refractive index of air is 1.003, so water is optically denser medium as compared to air। We know that, नीचे से लिखिए, we know that when ray of light passing from denser to rarer medium, माफ कीजिएगा rarer to denser, denser medium, then it bent toward the normal। So ray of light bent toward the normal। हम तो लिखेंगे अपने तरीके से, आप इसको अपने भी तरीके से लिख सकते हैं। सीधा लिखिएगा, वी नो दैट ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन एयर, सो एंड वी ऑल्सो नो दैट व्हेन रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम रेयर
to denser medium, then it bends toward the normal, so ray of light bend toward the normal। आप इसको अपने भाषा में कई तरीकों से लिख सकते हैं। इसको इंग्लिश वाले नोट कर लीजिए, हिंदी में लिख देते हैं। जैसे देखिए हम लिखते हैं इसमें, हम जानते हैं कि जल का अपवर्तनांक हवा से ज़्यादा होता है और हम यह भी जानते हैं कि जब प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। अतः प्रकाश किरण, या सीधा किरण भी आप लिख सकते हैं, अभिलंब की ओर झुकेगी। और वो जो लिखाए थे आपको इंग्लिश में, सो रे ऑफ लाइट बेंट टुवर्ड द नॉर्मल, यहाँ पे आप एक छोटा सा चेंज कर दीजिएगा, रे ऑफ लाइट वुड बी बेंट, वुड बी बेंट टुवर्ड द नॉर्मल, कि झुकेगी। आप इस चीज को बता रहे हैं कि ऐसा होगा। आप देखें, हम हिंदी का आंसर अलग तरीके से लिखें, इंग्लिश का अलग तरीके से लिखें, आपका इच्छा है। आप जो समझते हैं उसको अपने भाषा में एक्सप्रेस कर दीजिए, वही सबसे बेस्ट तरीका है, हम शुरू से बोलते आए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। देखिए, यह एयर है और यह क्या है, ग्लास। मान लीजिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू ए है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू जी है। कोई दिक्कत तो बताइए। इधर लिखते हैं न्यू ए न्यू जी, ठीक है। लाइट इंटर कहाँ से हो रहा है, एयर से हो रहा है ग्लास में। चलिए कुछ परावर्तन होगा, ये मान लीजिए कुछ अपवर्तन हुआ। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है न्यू जी, इसको अच्छे से बनाते हैं, आपको बोर्ड में कैसे लिख रहे हैं वो देखिए। इधर लिख रहे हैं सॉल्यूशन, हेयर न्यू जी इक्वल टू क्या दिया है 1.5,
and we know that, क्या हम जानते हैं, न्यू ए इजकल टू 1.001 नियरली इक्वल टू 1। इतना टा आप लिख सकते हैं। अब उसके बाद चूंकि क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट बोल रहा है, तो इन दोनों के बीच में हम तुलना करते हैं। न्यू इजकल टू क्या होता है, एयर में स्पीड ऑफ लाइट और जो मीडियम है उसमें स्पीड ऑफ लाइट। ये फॉर्मूला हम जानते हैं। तो यहाँ पे एज्यूम भी पहले आप कर लीजिए। लेट स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज v, और c हम जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट किस में होता है, निर्वात या वायु में, आप इसको वैक्यूम या एयर में कह सकते हैं। इसलिए हम इसको कैसे लिखेंगे, न्यू मेरा कितना दिया हुआ है 1.5 इजकल टू सी हम जानते हैं कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, भी हमको पता ही नहीं है। यहाँ तक कर दिए। अब इसको इधर भेजिए, इसको इधर भेजिए, इसलिए v बराबर 3/1.5। 3/1.5 हम जानते हैं क्या होता है, 1.5 दूनी 3, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आंसर। इसको स्टेटमेंट में लिख दीजिए। सो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हिंदी में लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखिएगा माना कि कांच में प्रकाश की चाल क्या है, भी है। और हम जानते हैं कि न्यू ए वही लिख दीजिए इजकल टू 1। ये स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं। अब बाकी सब चीज़ तो मैथमेटिक्स है, हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए एक होगा। यहाँ पे एयर को लिखे हवा लिखे या वायु लिखे या निर्वात लिखे, ग्लास को लिख दीजिए कांच, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको थोड़ा सा अपवर्तित कर दीजिए। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। Find the medium having higher optical density and the medium having lower optical density। तो ये पूछ रहा है वह माध्यम बताइए जिसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा है और वह माध्यम बताइए जिसका अपवर्तनांक सबसे कम है। तो हम जानते हैं हीरे का अपवर्तनांक आपको बता चुके हैं, सबसे ज़्यादा होता है, कितना होता है 2.42, और सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है, हवा या निर्वात का। वैसे सबसे कम होता है निर्वात का, और उसके लगभग में इक्वल थोड़ा ज़्यादा होता है हवा का। तो हवा भी आप लिख सकते हैं, निर्वात जो लिखना है लिखिए। तो क्वेश्चन को एज इट इज आप उतार दीजिए, कैसे देखते बताते हैं। फाइंड को आप हटाइए और सॉल्यूशन लिखिए। The medium having higher optical density, अब यहाँ पे खाली जोड़ दीजिए, इज क्या होगा, डायमंड। यहाँ पे ब्रैकेट में दे दीजिए 2.42। अब वापस क्वेश्चन को उतार दीजिए। एंड द मीडियम हैविंग लोअर ऑप्टिकल डेंसिटी
इज क्या है, एयर और वैक्यूम। और यहाँ पे ब्रैकेट में दे दीजिए 1.003 या 1 भी आप लिख सकते हैं। हो गया आंसर आपका। क्वेश्चन को उतार दिए, उसी में थोड़ा सा आंसर सिर्फ जोड़ दिए। अब हिंदी वालों के लिए लिख देते हैं। सीधा सिंपल लिख देते हैं, हीरे का हीरा एक ऐसा माध्यम है जिसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा का ब्रैकेट में लिख लीजिए 2.42 होता है। और सबसे कम अपवर्तनांक निर्वात या वायु का होता है। चलिए लिख लीजिए इसको। ये सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है। एक क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। यू आर गिवन केरोसिन, टार्पिन एंड वाटर, विच ऑफ डज लाइट ट्रेवल द फास्टर। आपको केरोसिन दे दिया है, तारपीन दे दिया है और क्या है, वाटर। किसमें प्रकाश का चाल सबसे अधिक होगा। सॉल्यूशन लिखिए। आपको क्या क्या दिया है, गिवन क्या है, पहले वाटर, तो हम लिख देते हैं न्यू डब्लू, यानी न्यू डब्लू का अर्थ क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। आप जानते हैं क्या होता है, 1.33। न्यू टार्पिन को टी लिख देते हैं, कोई दिक्कत है, या आप इसको पूरा शब्द में भी लिख सकते हैं, न्यू वाटर, न्यू टार्पिन कितना होता है 1.47। और एक मीडियम क्या दिया है, केरोसिन, न्यू केरोसिन कितना होता है 1.4। तो यह चीज़ हमको पता है, यह किताब आपको क्वेश्चन में दे भी सकता है कि ये होता है, तो आप इस प्रकार से गिवन में लिख दीजिए कि दिया हुआ है। अब हम जानते क्या हैं, सिंस light travels the faster having क्या, लोवेस्ट RI, और क्या कर सकते हैं इसको, ऑप्टिकल डेंसिटी। यहाँ पे और लिख दीजिए, लोएस्ट RI और ऑप्टिकल डेंसिटी, हैंस, यहाँ रुकिए एक मिनट, लाइट ट्रेवल्स इन अ मीडियम द फास्टर। ठीक है, इन अ मीडियम द फास्टर, hence light travels faster
द फास्टर लगाइए, क्योंकि यहाँ ग्रेटर देन का अर्थ होता है फास्टर किसी चीज़ से तुलना कर रहा है। लाइट ट्रेवल्स द फास्टर इन वाटर। हिंदी में लिख लीजिए, दिया है, यहाँ पे जल लिख दीजिए, यहाँ पे तारपीन लिख दीजिए, और यहाँ पे केरोसिन लिख दीजिए। कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखिए, यह स्टेटमेंट को नीचे लिख रहे हैं, चूँकि प्रकाश कम प्रकाशीय सबसे कम प्रकाशीय घनत्व या अपवर्तनांक वाले माध्यम में सबसे तेज गति से गमन करता है। अतः लिख दीजिए, पैराग्राफ चेंज करके भी लिख सकते हैं। इन सब में प्रकाश जल में सबसे तेज गति से गमन करेगी। चूँकि प्रकाश सबसे कम प्रकाशीय घनत्व या अपवर्तनांक वाले माध्यम में सबसे तेज गति से गमन करता है, अतः इन सब में प्रकाश इन सब माध्यम में रहने दीजिए, इन सब में प्रकाश जल में सबसे तेज गति से गमन करेगी। सिंस लाइट ट्रेवल्स in a medium the faster having lowest refractive index or optical density, hence light travels the faster in water। आपका एक क्वेश्चन है, लास्ट है ये, जो हम आपको कल ही बता चुके हैं, इसलिए हम पिछला वाला जो क्वेश्चन दोहराए उसी को लास्ट कहे थे। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। यह वाला क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, इसलिए फिलहाल अभी जितना टॉपिक पढ़ाएं उससे आपका ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन समाप्त होता है। बाकी पढ़ाई करते रहिए। अगले वीडियो में हम आपको लेंस क्या है, कितने प्रकार से होता है, उसका फिर से डिफिनेशन लिखाएंगे कि आप उसका मुख्य फोकस क्या है, उसका रेडी ऑफ कर्वेचर क्या होता है, यह सब चीज़ को जानेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।